सर जी, देश में और महाराष्ट्र में भी अब राजनीति गर्मा गई है कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब ये मुद्दा तो खैर गर्माता जा रहा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट वोटिंग पर पड़ेगा कि जैसे अजीत पवार जी नाराज हो गए थे, नाना पटोले नाराज हो गए थे, जो महाविकास आघाड़ी में आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इन शब्दों का ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण कैसा रहेगा? आप क्या मानते हैं इसे? पहले आपके दर्शकों का अभिवादन कर लूं और फिर बात करूं। नाराजगी की बात आप करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे। ये नारे हैं, और नारों से क्या होता है? उन्माद को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो नारे ले लीजिए, अगर उन्माद को मिटाना चाहते हैं तो सहारा दे दीजिए। नारा सहारा नहीं बनता, सहारा का नारा बन सकता है। आज ये स्थिति है कि ये नारा कौन लगा रहा है? ये नारा किसका जनक है? ये नारा भाजपा दे रही है। अब पूछो इनसे कि उस समय ये नारा क्यों नहीं था? जब देश की आजादी के लिए देश के लोग लड़ने जा रहे थे, तो जो आज भाजपा के जनक थे उस जमाने के, यानी जनसंघ के जनक थे, आरएसएस के निर्माता थे 1925 वाले, समझ लीजिएगा। तो उनसे पूछो कि उस वक्त ये नारा कहाँ गया था? मनुस्मृति को आप देश का शास्त्र बनाना चाहते थे और चाहते हो, उस समय तब ये उसके लिए ये नारा कहाँ है? जहाँ की जातियों में भेदभाव किया गया, मानव को जानवर से छोटा समझा गया, जहां पर नारी को जो है ताड़न का अधिकारी कहा गया, जहां गंवार को, अनपढ़ को अलग किया गया, बांटा किसने? बांटा तुम्ही ने और काटा तुम्ही ने, नारा को ला करके साटा तुम्ही ने। ये क्या है? अरे भाई, बांटा तुम्ही ने और काटा तुम्ही ने, और इस नारे को ला करके साटा तुम्ही ने। जमाना जानता है, जनता जानती है कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो। नारा में कोई बात नहीं है, इसमें कोई एतराज नहीं है। एक रहोगे, सेफ रहोगे। एक कौन रहेगा? ईमानदार चोर एक हो जाएं? बता दीजिए। पुलिस चोर एक हो जाएं? लुटेरे और जिनको लूटा जा रहा है वो एक हो जाएं? एक नहीं, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। फिर नेक में रहेंगे तो कानून से सेफ रहेंगे। बदमाश तो हमको पीट सकते हैं ना। एकता सेफ रहने की बात नहीं है। विनम्रता, नम्रता, क्या समाज का उत्पीड़न, अराजकता, ये आप मिटा देंगे? ये सारी चीजें मिटा दीजिए तो आदमी तो अपने आप एक हो जाएगा। आदमी को बांटती कौन है? आदमी में भेदभाव जन्म देता कौन है? एक नारा कहने से हो जाएगा? मैं वही तो पूछना चाहता हूं कि एक कैसे हो जाएंगे? आप बता दीजिए, एकता का सूत्र दे दीजिए। मानव को परिस्थितियां बांटती हैं और परिस्थितियां एक करती हैं। आप परिस्थितियों को सुधारिए। आज एक मजदूर है, एक मालिक है। मालिक मजदूर एक हो जाएंगे क्या? फिर शोषण कौन करेगा? हमारा मिनिमम वेज गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। देखिए, एकता नारे से नहीं आता है, एकता विचारधारा से आता है। और विचारधारा तुम्हारा क्या है? कहने और करने में अंतर अगर है तो जहां कथनी और करनी एक नहीं है, जहां विचार और व्यवहार एक नहीं है, आप बता दीजिए वहां तुम एक रहे और सिर्फ रहे का नारा दे रहे हो। ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। तुम उन्हें कह रहे हो कि तुम हिंदू भाई एक हो जाओ, और उसके बाद इनका, अरे भाई, हम कहां किसको कहते हैं? हर जातियों में गुंडे बदमाश हैं। हर जगह देखिए, हर खेत में जो है लमेरे घास आ जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान उसको खुरपी से निकाल के किनारे कर देता है कि नहीं है? हर घर में कचरा निकलता है, लेकिन कचरा के रखने का एक बर्तन अलग बना दिया जाता है। तो ये एकता जो है, मैंने आपसे कहा, विचार से आना चाहिए। विचार का जो है एकता व्यवहार में आना चाहिए। व्यवहार का मामला आदमी के संस्कार में आना चाहिए, तब ये नारे का कोई उपयोग होता है। ये नारा केवल
उत्तेजना देने के लिए होता है। जैसे किसी को देख करके आप कुटिल मुस्कान मुस्काते हैं तो वो समझ जाता है कि ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो ये तो जहां चल रहा है वो चल रहा है। देश चाहे द्वेष के आग में जल रहा है, लेकिन उनके मन में क्या पल रहा है वो जाने। हमसे आप पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। अरे ये ढोंग है। जैसे शिकारी बकरा बांध करके शेर का शिकार करता है, रोटी डाल के चूहेदानी में चूहे का शिकार करता है, चारा दे करके जिस तरह मछली का शिकार करता है, ये नारा दे करके समाज में विघटन करने की बात करते हैं और एकता का नारा देते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है। अभी महायुति सरकार ने पिछले 2-3 महीने में लाडली बहन योजना स्कीम लागू करी, जो 1500 और अब 21 कहते हैं कि सत्ता में आ जाए तो 2100 रुपये दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्लम एरिया में मुस्लिम महिलाएं जैसे रहते हैं या बुद्धिस्ट रहते हैं, तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए क्या महायुति को वोटिंग करेंगे? तो इसका क्या असर होगा कि कैसे सरकार बनेगी? मतलब फिर ये तो चुनाव आयोग का विषय है कि जनता जो है स्वतंत्र विचारधारा से वोट दे कि लोभ में दे कि भय में दे। देश के अंदर मंदिरों में पूजा भी स्वच्छ विचारधारा से नहीं है, मस्जिदों में नमाज भी स्वच्छ विचारधारा से नहीं है, गिरजा और गुरुद्वारे में भी किसी तरह के प्रार्थना और उपासना स्वच्छ विचारधारा से नहीं है। स्वर्ग के लाभ में और नरक के डर से हम भगवान को याद कर रहे हैं। जन्नत के लालच में और जहन्नम से बचने के लिए हम नमाज और अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो भय और लोभ ये तो है ही है, कहां नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के हर दीवार पर है शुभ और लाभ, जाकर देख लीजिए। ये क्या है? जहां लालच है तो लालच में होगा क्या? इसलिए ये बातों को छोड़ दीजिए जो आप कह रहे हैं कि आपका क्या कहना है। जनता जानती है कि हमको कैसे। अभी आपसे हमने इससे पहले वाली लाइन में आपसे कहा कि यहाँ तो शिकारी जिस तरह शिकार करते हैं। कहां थी लाडली बहना? पार्लियामेंट के चुनाव के रिजल्ट गिर गया, सरकार के खिलाफ रिजल्ट आ गया तो लाडली बहना आ गई। और वो लोग कह रहे हैं लाडली बहना जो औरतों को जानवर के बराबर समझते हैं, मनुस्मृति को लेकर चलने की बात करते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं सारी चीजें, तो क्या आप मनुस्मृति को छोड़ रहे हैं? बहना लाडली हो गई, भाई भी अब लाडले हो जाएंगे। ये देंगे कहां से पहले पूछो। हमारे ही पॉकेट से निकाल के हमारे पॉकेट में डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? आप बच्चे को 10 रुपया देते हैं कि जा बेटा चॉकलेट खरीद लो, 10 पैसा देते हैं। बेटा आपका है, दवाई आपकी है, बचाएंगे तो वही उसका वारिस होगा, लुटाएंगे तो उसी का जाएगा। देंगे कहां से? ये तो प्रलोभन की, भय की, आपका इसकी जो चीजें हैं। चुनाव आयोग को इस सारे बातों को सोचना चाहिए कि सरकार का काम जो है जनहित में, ये हमारा कहना नहीं है कि दो न दो ये न दो, जनता के हितों की रक्षा करना सरकार का कार्य है। लेकिन तुम महंगाई बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ लालच के डब्बे थमा रहे हो, इससे काम चलता है क्या? सोचने की बात है ना यादव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी जिसे आप कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये सब कामों को कीजिए। ये सब चीजें कहाँ हैं? ईंट मिट्टी गिट्टी की सीमेंट बना रहे के रास्ते बना रहे हैं और मानव के रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ से चलेगा क्या? मानव के रिश्ते, सड़क के रास्ते, आदमियों के बीच में रहे, महंगाई उत्पीड़न से बचे, किसान के सामान का उचित मूल्य मिले, तो फिर उसमें आपकी बातें नहीं है। देश लाडला है, भारत लाडला है, भारत में रहने वाली हर चीज लाडली है। आपके लिए बहन लाडली है और हमारे लिए भारत देश लाडला है। भारत देश की हर चीजें लाडली हैं जो संवैधानिक हैं, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, किसी की जुबान से और किसी के बयान से नहीं चलता। आप पश्चिम नागपुर के रहवासी है, विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, 2 लोगों के बीच में ही टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी। तो एक अनुमान बताइए आपका कि क्या हो सकता है परिणाम? नहीं, मैं अनुमान देना बंद कर दिया। पहले अनुमान दे देता था, लेकिन हरियाणा के रिजल्ट ने यह साबित कर दिया
और उसके बाद हम उसकी गहराई में डूबे तो कांग्रेस में ही भाजपा के लोग बैठे हुए हैं और वो वोट कांग्रेस के लिए मांगते हैं लेकिन अपना वोट जाकर भाजपा को देते हैं। ऐसे भी कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं मोदी भक्त, जिनका मानना है कि हिंदुत्व बड़ी है। हमारा ये मानना है कि हिंदुत्व नेतृत्व और व्यक्तित्व से बड़ा जो है कर्तृत्व बड़ा होता है। आदमी के अंदर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। आप हमसे पूछते हैं अनुमान बताइए, हम अनुमान क्या बताएंगे? बारिश के आधार पर फसल होती है, वोट के आधार पर अनुमान होगा। जिस दिन वोट के परसेंटेज कितना गया, कैसा गया, लोगों में रुचि है कि नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पश्चिम नागपुर में भाजपा खुद ही विकास ठाकरे को जीतने का रास्ता देती जा रही है और उसके कई कारण हैं। कारण ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि नागपुर हिंदी भाषी का एक वक्त में प्रदेश यानी राजधानी थी और यहाँ पर हिंदी भाषियों की एक अच्छी संख्या है और एक भी हिंदी भाषी को किसी ने टिकट नहीं दिया है। तो अगर हिंदी भाषी, ज़्यादातर जो हिंदी भाषी थे वो कहाँ हैं, कैसे हैं, ये आपको भी पता है कि कौन कहाँ पर है। अगर ये वोट देते हैं तो लड़ाई होगी, अगर नोटा का बटन दबाते हैं तो फिर क्या होगा, वो एक अलग बात होगी। इसलिए अनुमान देना मैंने बंद कर दिया है। विकास जी अगर अपना विकास किए हैं तो फिर प्रकाश में आकर के जीतने का काम करेंगे। अब उनके पीछे कोई हराने के लिए खड़ा है और कोई जिताने के लिए खड़ा है। यहाँ तो चल ही रहा है। यहाँ तो आदमी स्वतंत्र चुनाव लड़ने के मैदान में आ जाए तो लोग उसको उठकठुआ कहते हैं। अब यह बता दीजिए कि आदमी अपनी वैचारिक चीज़ों को कब फैलाए? चुनाव में लड़कर ही आदमी अपने वैचारिक विचारधारा को फैलाता है, लेकिन समाज उसे कठुआ कह देता है, उठकठुआ कह देता है, क्या क्या कह देता है। कहने दीजिए, उससे पैसा लेके लड़ रहा है, उससे लेके लड़ रहा है। अरे देने वाला जाने, लेने वाला जाने। लेकिन ये देखिए वो गणित कैसे बिगड़ गया। ये भी बिगाड़ने वाले यही लोग हैं कि एक पेड़ से अगर 15 बैठे हैं पक्षी, दूसरे पे 10 बैठे हैं, तो अगर यहाँ से हम 6 उड़ा देंगे तो ये 9 हो जाएंगे और उसमें के 6 उड़ गए तो 10 जहाँ बैठे हैं वहाँ के 10 रह जाएंगे, हम एक वोट से जीत जाएंगे। तो इस तरीके से पक्षियों को उड़ा करके गणित लगाने वाले लोग कि ये उनको वोट देगा, ये उनको वोट देगा। अरे जिसको जिसका विचार पटेगा उसको वोट देगा। रह गया ये कि जो हारता है वो कह देता है इसने हमारा वोट काट लिया। अरे तेरा वोट था तो तेरे को मिलता, काटता कौन? न कोई काटता है न कोई साटता है, समझ लीजिएगा। आदमी देखता है किसको देना है। भाग्य को भी नहीं मानते हो तुम, उसने हरा दिया, अरे हमारे भाग्य में नहीं था। तो आजकल जाने दीजिए, तो स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं चल रहा है, आपको पता है, आप देख रहे हैं। इसलिए हम अपने ओरिजिनल भाषा में अपनी बातें नहीं कर पा रहा हूँ। मगर आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा यादव जी कि चुनाव है, जनता जी से चुना दे। और जनता से ज़्यादा तो आजकल मशीन चुनाव जिता देती है, उसमें क्या दिक्कत है? अपना अपना देख लें। क्योंकि एक जगह जो प्रत्याशी था उसको भी उसका वोट नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? सोचने की बात। हाँ, ये तो होगी नागपुर की बात है। एक बार थोड़ा सा महाराष्ट्र में की राजनीति की बात कर लेते हैं कि महायुति महाविकास आघाड़ी में तो चल रहा है। महाविकास आघाड़ी अगर बन जाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आपके हिसाब से? क्या फर्क है, मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएगा। नहीं कोई नाम? हम नाम कैसे दे दें भाई? हम किसी पार्टी के मुखिया नहीं हैं कि हम बता दें कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। नहीं, कौन बनना चाहिए? देखिए, अगर शिवसेना से बनेंगे तो फिर उद्धव ही बनेंगे, राष्ट्रवादी से बनेंगे तो जिससे शरद पवार चाहेंगे वो बनेंगे, कांग्रेस से बनेंगे तो जिसे राहुल चाहेंगे वो बनेंगे। बनेंगे तो परिस्थिति बनाएगी ना किसको बनाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब सीटों की शेयरिंग के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं ये उन पार्टी और घटक दलों के बनाए गए सूत्रों पर, नियमों पर आधारित है। हम इस बारे में कैसे बोल सकते हैं? यादव जी आप ही बताइए। हाँ, हम नहीं बोल सकते हैं। हमने तो ये राजनीति में देखा है कि जिसके पास दूसरा विधायक नहीं है, अकेला विधायक हो, वो भी इस देश में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन चुका है। आपको झारखंड के एक्का की बात समझिए, अकेला था और मुख्यमंत्री बन गया।
तो उसमें कुछ बातें हम नहीं कह सकते हैं ना। हम न ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं और न इनसे है। हम बस इतना जरूर कह सकते हैं कि ये अघाड़ी विचारधारा में अपने किसी को न किसी को बना चुकी होगी अंदर अंदर, और परिस्थितियां देख करके उसी में से, जैसे आप ऑप्शन 3 रखते हैं 1 2 3, उस तरह इनके पास भी 2-3 ऑप्शन होंगे कि ये परिस्थिति आएगी तो ये मुख्यमंत्री रहेगा, ये परिस्थिति आएगी तो ये रहेगा। समझ रहे कि नहीं? तो उस स्थिति में वो बनाएंगे, हम लोग नहीं बता सकते। कटेंगे बटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे के अपोजिट में नितिन गडकरी जी ने नागपुर की सभा में कहा था कि जो जात पात की बात करेगा उसको पड़ेगी लात। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि यानी नितिन गडकरी जी के ये वक्तव्य से उनके ही नेता नाराज हो गए, या उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि जो जात पात की बात करेगा उसको पड़ेगी लात? नहीं, उन्होंने ऐसे कहा जो करेगा जात पात की बात, हाँ, जात पात की बात पर पड़ेगी लात। लात क्या है? आप लात यानी चरण, कहीं चरण छुआ जाता है और कहीं चरण पधारने की बात कही जाती है। तो लात पड़ने से कुछ थोड़े होता है। लात का क्या है भाई, बता दीजिए लात क्या है? लात पीठ पर पड़ेगी कि पेट पर पड़ेगी? लात भी तो कई जगह मारी जाती है। आपने अभी कल का एक देखा होगा, वीडियो देखा होगा, अखबार में फोटो देखा होगा, दानवे ने एक आदमी को लात मार के हटाया, फोटो में ना आने पाए। तो वैसा लात के कौन सा लात? देखिए एक बात आपको बोलूं, आप बुरा ना मानिएगा, वास्तव में भारत की राजनीति में अपने चरित्र का और राजनीतिक दृष्टि का एकलौता व्यक्ति अगर कोई है तो वो नितिन गडकरी है, समझ लीजिएगा। और उसकी सच्चाई समझ लीजिए। ईमानदारी पर तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि काजल की कोठरी में किसी से आन हो जाए, एक लिखी काजल लागे पे लागी है, तो ये बात होती है। लेकिन उसके व्यक्तित्व पर मैं बात कर सकता हूं, उसके वक्तव्य पर मैं बात कर सकता हूं, उसके बयान पर बात कर सकता हूं, उसके ध्यान पर बात कर सकता हूं। वो अपने आप में एक निराला व्यक्ति है जिसकी कदर विपक्षी दल के लोग भी करते हैं, हर दल के लोग भी उस नेता की तारीफ करते हैं। और जिस नेता को हर दल का आदमी चाहे, ऐसा ही व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो वो अपना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बीच में अपनी जगह पर है, हम उसके पार्टी के नहीं है, क्योंकि वो पार्टी हमारे लायक नहीं है। वरना वो व्यक्ति हमारे लायक जरूर है, लेकिन हम उसके पार्टी के नहीं है, और ना ये पार्टी हमारे लायक है। होता क्या है कि हमारा आज भी कहना है, इस देश के अंदर हमारे साथ क्या है, हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मुसलमान है। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, ब्राह्मण है। आपकी गतिविधियां क्या है? ईमान नहीं है तो फिर मुसलमान कैसे हो? पड़ोसी का ख्याल नहीं है तो तुम मुसलमान कैसे हो? हमारे नबी ने कहा था कि जिस मुसलमान की जुबान से और हाथ से पड़ोसी को नुकसान पहुंच जाए वो मुसलमान नहीं, दुख पहुंच जाए वो मुसलमान नहीं। बताइए, तो फिर हम खाली नाम के मुसलमान हैं कि काम के मुसलमान हैं? काम के मुसलमान से कोई नफरत नहीं कर सकता है, नाम के मुसलमान की बात आप करते हैं। हिंदुत्व में क्या है आप बता दीजिए। गौतम बुद्ध ने क्या सिखाया, महावीर ने क्या सिखाया? सारी चीजों के बीच में अगर जाएंगे, अब महाभारत बताइए किसके साथ हुई? किसी मुसलमान के साथ हुई। रामायण में आप लड़ाई राम और रावण की दिखा दीजिए, ब्राह्मण और राजपूत के बीच लड़ाई हुई। सेना में तो सबके सब थे, शिवाजी के सेना में मुसलमान थे, अंग्रेज के सेना में भी हिंदू मुसलमान थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भी हिंदू मुसलमान थे। मगर अंग्रेज के दलाल आज देश पर राज कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? बोलिए यादव, आप बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? हैं? क्या कर सकते हो? इन परिस्थितियों पर बात मत कराइए, बात सोचिए और समझिए। आपने कह दिया कि नितिन जी ने कहा है जो करेगा जात पात की बात उस पर पड़ेगी लात। अरे जात तो लगी हुई है, तुमने तो कॉलम बनाया है स्कूल के से सर्टिफिकेट से, इसको तो हटा दो। उसमें लिखने के लिए आप कहते हैं कि आप हैं फलाना नाम फलाना नाम फलाना, आपका धर्म तो हम लिखते हैं इस्लाम, जात लिखने में लिखते हैं वो इद्दीकी सिद्दीकी अंसारी मोमिन पठान ये वो जो भी है। अब सोचिए, तो जिस देश के अंदर जाति के कॉलम बने हुए हो वहां जात पात की बात से क्या होगा?
अरे मिटाना है तो दिल के अंदर से बुराई को मिटा दे। केवल नारों से बुराई नहीं मिटती है। और इसीलिए मैं साफ कहता हूं और लोगों से भी बार बार कहता हूं कि देखिए, राजनीति में देश देखिए, संदेश देखिए, जनता का हित देखिए, भारत का विकास देखिए। न जात देखिए, न पात देखिए, न अपने हित की बात देखिए, देखिए तो राष्ट्र हित की बात देखिए। और इसलिए मैं ये 4 पंक्तियां कह देता हूं जो आप देख लें कि अपने जेहन में खिदमत की महारत रखो। खिदमत यानी सेवा, महारत माने सेवा करने की चेष्टा, समझ रहे कि नहीं? अपने जेहन में खिदमत की अपने जेहन में खिदमत की महारत रखिए, बंद दुनिया में नफरत की तजारत रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी हो, अपने सीने में बसा करके भारत रखिए। भारत को दिल में बसाइए, भारत को आगे बढ़ाइए, भारत को भारत बनाइए। जातीयता मिटाना है तो मानव समाज को बनाइए। यहां तो आपने जाति समाज का आरक्षण दे दिया, जाति समाज का संरक्षण दे दिया, जाति समाज में चले गए। हर जाति के गरीबों को लेकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। जातिवाद बातों से खत्म करने की बात न करें। जो पिछड़े हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, उन्हें तो ऊपर लाना ही पड़ेगा। एक बकरी अगर 3 बच्चा दे दे, 2 थन है, तो कमजोर बच्चे को 2 बच्चों को पकड़ के दूध तो पिलाना ही पड़ेगा। तो आरक्षण इस तरह से तो देना ही पड़ेगा जो कमजोर है उनको आगे लाने के लिए। लेकिन आपने क्या बना दिया? अब बता दीजिए, गरीब झोपड़ी घटे के बच्चे आरक्षण का फायदा पाए क्या? बिल्कुल नहीं पाए। हर जगह अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, सदुपयोग नहीं हुआ है। पैसे वालों ने रिश्वत देकर नौकरी ले ली, आरक्षण का सर्टिफिकेट देकर नौकरी ले ली। एक घर के 10 लोग नौकरी ले लिए और 10 बेकार बैठे हैं एक घर में, एक को भी नौकरी नहीं है। ये व्यवस्था भी हमारे देश की गड़बड़ है। हम ये नहीं कहते हैं कि किसका शासन था, शासन जिसका था, किसी ने देश की चिंता नहीं की। ये भाजपा वाले तो बहुत बड़े झूठे हैं। इनसे बड़ा झूठा तो शायद इस सृष्टि में कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा, समझ लीजिएगा। शासन में किसी ने भी देश का ख्याल नहीं किया। खाली सीमाओं की रक्षा से देश नहीं बनता है, देश की जनता के हितों की रक्षा से देश बनता है। ये बारे में सोचना पड़ेगा। मैं यादव जी, मैं थोड़ा सा उत्तेजित होता जा रहा हूं, क्योंकि जब देश की बात आती है तो मेरे अंदर का खून खोलने लगता है कि हम केवल देशभक्त की बात करते हैं और देश की भक्ति का एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देशभक्ति सीमाओं की रक्षा से नहीं होता है। देशभक्ति देश के नागरिकों में प्रेम बढ़ाने से होता है। राष्ट्र का प्रेम राष्ट्र के वासियों के साथ बांटने से राष्ट्र प्रेम बढ़ता है। यहाँ हम आपस में मारपीट कर रहे हैं और राष्ट्रभक्त बन रहे हैं, इससे राष्ट्रभक्ति नहीं आती है। राष्ट्रभक्ति है जिसमें सभी मानव के प्रति प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा हो और बुराई से नफरत हो। नफरत एक ऐसी चीज नहीं है कि जो ना हो मगर बुराई से हो, अन्याय से हो, शोषण से हो, दुराचार से हो, दुर्व्यवहार से हो, इन चीजों से होनी चाहिए। लेकिन हम आज दुर्व्यवहारिकों को, लुटेरों को, चोरों को, बदमाशों को, 50 मुकदमा फंसे हुए लोगों को, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को भी हम उम्मीदवारी में वोट देने को तैयार हैं। तो हम क्या ये राष्ट्रभक्ति है? राष्ट्रभक्ति के लिए बहुत चीजें होती है। राष्ट्र पर जान देना या सत्य को बचा लेना, ये राष्ट्रभक्ति है। लेकिन आज है कहाँ है? इसलिए आप छोड़िए। हम नितिन की इज्जत करते हैं और इसलिए करते हैं कि वो व्यक्ति को हमने कभी वोट नहीं दिया, लेकिन उसने हमारे साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं किया। जहाँ भी मिला शालीनता के साथ और एक मानवता के आधार पर हमारे साथ चर्चा भी की, बात